यहाँ पर हम 8th क्लास का चैप्टर 5 साइंस जो है उसको शुरू करते हैं, एक्सप्लोरिंग फोर्स। इस चैप्टर में हम फोर्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे फोर्स क्या होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं, पुश करते हैं या खींचते हैं यानी पुल करते हैं, तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी हम फोर्स को कह सकते हैं पुश और पुल। जैसे किसी दरवाजे को, डोर को पुश करना, या ड्रॉवर को पुल करना, या फुटबॉल को किक मारना। यहाँ पर हम इस चैप्टर में इफेक्ट ऑफ फोर्स भी जानेंगे। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करा सकती है, स्पीड को घटा सकती है, इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकती है। उसकी शेप को भी चेंज कर सकती है। जैसे रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। फोर्स को हम एक इंटरेक्शन कहते हैं, क्योंकि फोर्स के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना जरूरी होता है। जैसे जब हम टेबल को पुश करते हैं तो यहाँ हैंड यानी हाथ और टेबल इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन के कारण आता है। फोर्स के टाइप भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। 2 कैटेगरी में हम फोर्स को डिवाइड करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती हैं जिन फोर्स को एक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी होता है, उन्हें कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। इस चैप्टर में 2 कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे हम। मस्कुलर फोर्स, हमारी मसल्स के एक्शन से प्रोड्यूस होने वाली फोर्स, जैसे वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग या पुशिंग। एक है फ्रिक्शन, जब 2 सरफेस के कांटेक्ट में आने पर एक्ट होती है जो फोर्स, जो जनरली मोशन को अपोज करती है, मोशन का विरोध करती है। एक नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ेंगे इसमें हम, जो फोर्स जिनको एक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं होता है, उन्हें हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसमें मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट द्वारा दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल पर लगाया गया फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज ऑब्जेक्ट द्वारा दूसरे चार्ज या फिर अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ द्वारा ऑब्जेक्ट की तरफ पुल करने पर फोर्स लगाया जाता है, यानी खिंचाव जो होता है अर्थ के द्वारा। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को समझेंगे। अर्थ जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है उसे ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। वेट एक प्रकार की फोर्स है, इसलिए इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। यानी वेट जो है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट ये मान सकते हैं। इसी चैप्टर में हम स्प्रिंग बैलेंस, किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग बैलेंस से हैंग करने पर, लटकाने पर स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाती है। इस स्ट्रेच के आधार पर ऑब्जेक्ट का वेट न्यूटन में मापा जाता है, मेजर किया जाता है। मास और वेट के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे कि मास और वेट कैसे अलग हैं। इसके बाद हम मास और वेट का डिफरेंस समझते हैं कि मास किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद अमाउंट ऑफ मैटर होता है, इसे ग्राम या किलोग्राम में मेजर किया जाता है और यह हर जगह पर सेम रहता है। लेकिन जब वेट की बात करेंगे तो वेट ऑब्जेक्ट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसे न्यूटन में मेजर किया जाता है और यह अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग होता है। यानी मास जो है वो हर जगह सेम होता है और वेट जो है वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर चेंज होता रहता है। इसी चैप्टर में हम फ्लोटिंग और सिंकिंग को समझेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट क्यों करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट सिंक क्यों हो जाते हैं, डूब क्यों जाते हैं। लिक्विड में रखे ऑब्जेक्ट पर मेनली 2 प्रकार के फोर्स काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और बायोएंट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ लगता है, और बायोएंट फोर्स जिसे हम अप थ्रस्ट भी कहते हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यदि बायोएंट फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो ऑब्जेक्ट जो है सिंक हो जाता है, डूब जाता है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स बायोएंट फोर्स के बराबर रहता है तो ऑब्जेक्ट तैरने लगता है, यानी फ्लोट करने लगता है। इसी चैप्टर में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं। चैप्टर के एंड में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में पूरी तरीके से या पार्शियली इमर्स होता है, उसमें आधा डूबता है, तो उस पर अपवर्ड फोर्स लगता है। यह अपवर्ड फोर्स उस लिक्विड के वेट के इक्वल होता है जिसे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है। जितना ऑब्जेक्ट होता है, जितने वो लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, यह उसके बराबर होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एक विंडी डे था। सोनाली और रागिनी
साइकिलिंग पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उनकी समर वेकेशन अभी अभी शुरू हुई थी और वे अपने विलेज के आसपास के ब्यूटीफुल लैंडस्केप को एक्सप्लोर करना चाहती थी। अपनी बाइसिकल टायर में एयर पंप करने के बाद वे साइकिलिंग के लिए निकल पड़ी। जैसे जैसे विलेज से होकर आगे बढ़ रही थी तो वाइंड उनके पास से तेजी से गुजर रही थी। तो रागिनी ने कहा ओ कि वाइंड मुझे बहुत जोर से पुश कर रही है। सोनाली ने स्माइल करते हुए जवाब दिया कि हम विंड के अगेंस्ट राइड कर रहे हैं, यानी उसके दूसरी डायरेक्शन में अपोज में हम साइकिलिंग कर रहे हैं। फास्टर मूव करने के लिए हमें पेडल्स को ज़्यादा हार्ड पुश करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। उनकी राइड उन्हें एक लंबे रास्ते से होते हुए हिल टॉप तक ले जाती है। रोड के कुछ पार्ट्स रफ थे और उन्हें पैडल चलाना बहुत मुश्किल लग रहा था, डिफ़िकल्ट लग रहा था, जबकि कुछ पार्ट्स स्मूथ थे। जब वे हिल के टॉप पर पहुंची और वहां से ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर रही थी, तभी उन्हें थंडर की आवाज़ यानी बादलों की कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी और दूर लाइटनिंग की फ्लैश भी उन्हें देखने लगी बादलों में। हालांकि यह बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन उन्होंने तुरंत वापस जाने का डिसीजन लिया। वापस आते समय वे शीप यानी भेड़ों के एक हर्ड के पास से गुजर रही थी, झुंड के पास से गुजर रही थी। तो उन्होंने अपनी बैल को प्रेस किया, उसको अपनी बाइसिकल जो थी उनकी घंटी बजाई और डायरेक्शन चेंज करने के लिए हैंडल को टर्न किया। जब वे हिल पहाड़ी की स्लॉप यानी ढलान से नीचे आ रही थी तो उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी बाइसिकल बहुत तेज स्पीड से नीचे जा रही थी, जबकि वे पैडलिंग भी नहीं कर रहे थे। सोनाली ने एक्साइटमेंट में कहा कि यह बहुत थ्रिलिंग डरावना है। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमें डाउन हिल पुल कर रही है, नीचे की तरफ ले जा रही है। आखिर वह क्या हो सकती है? तो यहाँ पे इसके पीछे है फोर्स। अब फोर्स जो टॉपिक यहाँ पर निकल के आता है कि इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बॉक्स को जितने अलग अलग तरीक़ों से आप मूव कर सकते हैं उतने तरीके से मूव करने की आप कोशिश कीजिए, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। क्या आपने बॉक्स को पिक्चर में दिखाए गए तरीकों के अलावा किसी और तरीके से मूव किया है? बॉक्स को मूव करने के लिए आपने चाहे जो भी तरीका यूज किया हो, हर सिचुएशन में आपको बॉक्स पर पुश या पुल अप्लाई करना पड़ेगा। साइंस में जनरली किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए गए पुश या पुल को फोर्स कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स बराबर रहता है पुश और पुल। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, या फिर पुल करते हैं, खींचते हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट कैन ए फोर्स डू टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज अप्लाइड। फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है उस पर क्या इफेक्ट डालता है। हम अपनी डेली लाइफ में हर समय पुश या पुल एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन कई बार हमें रियलाइज नहीं होता। हम अपनी डेली लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं और उन्हें एनालाइज करके समझते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या चेंज हो सकते हैं। उन सिचुएशन के बारे में सोचिए जहां किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स यानी पुश या पुल लगाया जाता है। नीचे एक टेबल दी गई है और उस टेबल में आप इनको लिख भी सकते हैं। हर सिचुएशन को ध्यान से एनालाइज कीजिए और उस फोर्स का क्या इफेक्ट होता है इसमें लिख दो। कुछ सिचुएशन और इफेक्ट पहले से ही इस टेबल में लिख दिए गए हैं। जैसे आपका दोस्त आपकी चलती हुई बाइसिकल को पीछे से रोकता है, उसको पकड़ लेता है, तो ये किस प्रकार का फोर्स है? ये होगा पुल। और इसमें इसका इफेक्ट क्या होगा कि उसकी स्पीड जो है वो रुक जाएगी या फिर आपकी बाइसिकल जो है वो रुक जाएगी। एक है कि बैट से एक बॉल को हिट किया जाता है, तो ये किस प्रकार का फोर्स हो सकता है? ये पुश हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, उसमें डायरेक्शन चेंज हो सकती है मूविंग बॉल की। एक है एक बैलून है इन्फ्लेटेड, फूला हुआ, उसको प्रेस करते हैं तो ये किस प्रकार का फोर्स में आएगा? पुश में। इसमें उसकी शेप चेंज हो जाती है। इन एग्जाम्पल से क्या कंक्लूजन निकलता है? इन एग्जाम्पल से कंक्लूजन निकलता है कि क्या फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है, या क्या फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है, या क्या फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, क्या फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है। हमारी एवरीडे लाइफ में भी कुछ फोर्स होती हैं। हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत सी सिचुएशन देखते हैं जहां फोर्स अप्लाई किया जाता है, जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। इनके कुछ एग्जाम्पल जैसे ड्रॉअर को ओपन करना, ड्रॉअर पर पुल अप्लाई किया जाता है। रबर बैंड को स्ट्रेच करना, फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज हो जाती है। फील्डर का बॉल को
स्टॉप करना, क्रिकेट मैच के दौरान एक फील्डर है वो बॉल को पकड़ता है, तो इसमें क्या होता है, उसको कैच करता है, फोर्स मूविंग बॉल को रोक देता है। फुटबॉल को किक करना, फोर्स लगाने से फुटबॉल रेस्ट से मूव करने लगती है। मूविंग बाइसिकल पर ब्रेक अप्लाई करना, इससे फोर्स बाइसिकल की स्पीड को कम करता है या फिर उसे स्टॉप कर देता है। चपाती को रोल करना, फोर्स लगाने से चपाती की जो आकृति है वो गोल हो जाती है। ऑटो रिक्शा के स्टीयरिंग हैंडल को टर्न करना, फोर्स लगाने पर स्टीयरिंग हैंडल पर उससे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। अब क्वेश्चन यह है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने से उस ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया फोर्स अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे फोर्स किसी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को मूव करा सकता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में है तो यदि उस पर फोर्स अप्लाई की जाए तो वो मूव कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टेशनरी फुटबॉल को किक करने पर वह मूव करने लगती है। दूसरा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूविंग है तो फोर्स उसकी स्पीड को चेंज कर सकती है। फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। जैसे एक मूविंग बाइसिकल पर ब्रेक लगाने से उसकी स्पीड जो है वो घट जाती है। तीसरा है, फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए ऑटो रिक्शा के स्टीयरिंग हैंडल को टर्न करने पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फोर्थ है, फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए रबर बैंड को जब स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने पर उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इसलिए फोर्स एक पुश या पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करा सकती है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकती है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकती है और उसकी शेप को भी चेंज कर सकती है। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, उसमें एक लड़का है, वो कहता है क्या इसका मतलब है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन में चेंज होता है या उसकी शेप चेंज होती है तो उस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा होता है। तो लड़की जवाब देती है हाँ, इनमें से कोई भी चेंज फोर्स के एक्शन के बिना नहीं हो सकता। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, कैन ए फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्या कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर काम करती है जो रेस्ट में है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्या इसका मतलब यह है कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पर एक्ट करने वाली फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। आप बैलेंस्ड फोर्स के बारे में अगली क्लासों में पढ़ेंगे। आर फोर्स एन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट। क्या फोर्स दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है। क्या फोर्स दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन को कहते हैं। जब आप किसी टेबल को पुश करते हैं और अपना हाथ एक ऑब्जेक्ट है और दूसरे ऑब्जेक्ट यानी टेबल पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि आपका जो हाथ है वो टेबल, ये दो ऑब्जेक्ट हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हर एक्शन में कितने ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि फोर्स तभी एक्ट होती है जब दो ऑब्जेक्ट किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इन एग्जाम्पल से हम यह इन्फर कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पर पुश और पुल प्रोड्यूस होते हैं और पुश और पुल दोनों मिलकर के फोर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे कि यानी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला पुश या पुल है जो उस ऑब्जेक्ट के एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन के कारण आता है। फोर्स की एसआई यूनिट की बात करें तो न्यूटन होती है। इसे स्मॉल लेटर यानी एन से न्यूटन लिखा जाता है और इसका सिंबल कैपिटल एन होता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, इसका मतलब क्या हो गई, न्यूटन। जब आपने अपने हाथ से टेबल को पुश किया तो क्या आपको अपने हाथ पर कोई और फोर्स फील हुआ। ऐसा होता है जब आप टेबल को पुश करते हैं और आपका हाथ भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जिस मोमेंट आपने टेबल को पुश करना बंद किया उसी समय आपके हाथ पर महसूस होने वाला फोर्स भी डिसअपीयर हो जाता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन समाप्त हो जाता है, दोनों ऑब्जेक्ट उस फोर्स को एक्सपीरियंस करना बंद कर देते हैं। इसलिए यदि इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है तो फोर्स भी एग्जिस्ट करती है, यदि इंटरेक्शन रुक जाता है तो फोर्स भी रुक जाती है। अब फोर्स के
अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। फोर्स को उनके नेचर और ऑब्जेक्ट के बीच में होने वाले इंटरेक्शन के आधार पर डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे एक है कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत सी सिचुएशन में हम देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने के लिए हमारे बॉडी और ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना नेसेसरी यानी जरूरी होता है। यह कांटेक्ट दो प्रकार से हो सकता है। जब हम अपने हैंड या बॉडी के दूसरे पार्ट का डायरेक्टली यूज करते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और जब हम किसी स्टिक, किसी छड़ी या रोप, रस्सी जैसी चीज का यूज करके फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट कांटेक्ट कहते हैं। ऐसे फोर्स जो केवल तब एक्ट करते हैं जब ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है तो उन्हें हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब बात करते हैं मस्कुलर फोर्स की। कांटेक्ट फोर्स का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मस्कुलर फोर्स है। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम वॉकिंग, रनिंग या लिफ्टिंग या पुशिंग या जंपिंग या फिर स्ट्रेचिंग, तो इन एक्टिविटी में लगने वाला फोर्स हमारी बॉडी के मसल्स के एक्शन के कारण आता है। मसल्स के एक्शन के कारण प्रोड्यूस होने वाला फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। तो इस प्रकार डेफिनेशन कैसे बन सकती है? द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। यानी मसल्स के एक्शन के कारण पैदा होने वाले फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। मस्कुलर फोर्स तब होता है जब किसी एक्टिविटी को करते समय हमारी मसल्स या तो कॉन्ट्रैक्ट करें या फिर इलोंगेट करें। यदि कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसे बोलते हैं मसल का सिकुड़ना, इलोंगेट करती है तो मसल्स का लंबा होना या फिर फैलना। एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट अपने मूवमेंट और सर्वाइवल के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। उदाहरण के लिए एनिमल्स वॉकिंग, रनिंग के लिए तथा बर्ड फ्लाइंग के लिए और फिश स्विमिंग के लिए अपनी मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। बहुत लंबे समय से ह्यूमन ने कई डायरेक्ट टास्क को पूरा करने के लिए कुछ एनिमल्स की मस्कुलर फोर्स का यूज किया है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। उदाहरण के लिए एनिमल्स का यूज लोड कैरी करने में, कार्ट्स खींचने में और एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए पहले समय से ही किया जा रहा है। अब हमारी बॉडी में मस्कुलर फोर्स का क्या रोल होता है? मस्कुलर फोर्स केवल हमारी बाहरी फिजिकल एक्टिविटी में ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाले कई इंपॉर्टेंट फंक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मस्कुलर फोर्स हमें फूड को च्यूइंग करने में हेल्प करती है। यह फोर्स को एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पुश करने में, यानी हमारे जो आते हैं इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनमें पुश करने में हेल्प करती है और डाइजेशन प्रोसेस का भी एक उसमें भी हेल्प करती है। वर्किंग ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट मसल्स का एक्सपेंशन होना और कॉन्ट्रैक्शन ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करती है। तो ये भी मस्कुलर फोर्स का एक यूज है हमारी बॉडी के अंदर। ब्लड सर्कुलेशन हमारी सर्वाइवल के लिए एक एसेंशियल प्रोसेस है। इस प्रकार मस्कुलर फोर्स हमारे मूवमेंट, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन और कई अन्य बॉडी फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम जानते हैं फ्रिक्शन के बारे में, जो भी एक प्रकार का फोर्स है। एक बॉल जब फ्लैट ग्राउंड पर रोल करती है तो कुछ समय बाद अपने आप वो रुक जाती है। यदि हम फ्लैट रोड पर साइकिल चलाते हैं तो पैडलिंग करना बंद कर दें तो वो जो बाइसिकल है धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है और आखिर में वो रुक जाती है। यदि रोड रफ है, खुरदरा है, तो बाइसिकल स्मूथ रोड की तुलना में जल्दी रुक जाएगी। आपने अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस जरूर देखे होंगे। अब क्वेश्चन यह है कि ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज किसकी वजह से होता है? हमने पहले सीखा है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करने के लिए फोर्स जरूरी होती है, लेकिन इन सभी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, फिर भी उसकी स्पीड धीरे धीरे घट रही होती है और कुछ समय बाद वो स्टॉप हो जाती है। तो क्या यह पॉसिबल है कि वास्तव में उन ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स काम कर रही है? यदि हाँ, तो वह कौन सा फोर्स हो सकता है? अब फ्रिक्शन को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक फ्लैट बेस वाला ऑब्जेक्ट लीजिए, जैसे एम्प्टी लंच बॉक्स हो सकता है या ज्योमेट्री बॉक्स या नोटबुक। इसे किसी टेबल या फ्लोर पर रख दो। अब इसे धीरे धीरे पुश कीजिए और ऑब्जर्व करो कि जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। क्या ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप हो जाती है?
रुक जाती है। क्या उस ऑब्जेक्ट पर कोई ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है जो उसे रेस्ट में ले जाता है? अब उसी ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करके एक्टिविटी को आप दोबारा करो। क्या ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाता है? पुश करने पर ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस तक स्लाइड करने के बाद रुक जाता है। ऐसा उस फोर्स के कारण होता है जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट की सरफेस और टेबल या फिर फ्लोर की सरफेस के बीच में वो काम करता है, क्योंकि दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं। यह फोर्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। यही फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे रोक देती है। इस फोर्स को फ्रिक्शन या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख सकते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, तब जो फोर्स एग्जर्ट होती है, जो फोर्स उस पर काम करती है, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम सिंपली फ्रिक्शन कह देते हैं। यानी फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव और ट्राई टू मूव ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस पर मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, तो उसकी मोशन को अपोज करने वाला फोर्स फ्रिक्शन कहलाता है। फ्रिक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है या फिर मूव करने की कोशिश कर रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड की तरफ काम करेगा। यदि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन राइट साइड की तरफ काम करेगा। इसलिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फ्रिक्शन जो फोर्स है ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि यह तभी काम करती है जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। यदि सरफेस के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा तो उनके बीच फ्रिक्शन भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन क्यों होता है, फ्रिक्शन क्यों काम करता है? फ्रिक्शन दो कांटेक्ट सरफेस पर मौजूद छोटी छोटी इरेगुलरिटीज के कारण होता है। दो सरफेस हमें देखने में कंप्लीटली स्मूथ दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत बड़ी संख्या में छोटी छोटी इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं। छोटी छोटी एक समान जो नहीं है, ऐसी अनइवन स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। जब दो सरफेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है तो दोनों सरफेस की ये छोटी छोटी इरेगुलरिटीज एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं, एक दूसरे में फंस जाती हैं। इन इरेगुलरिटीज के आपस में लॉक हो जाने के कारण, फंस जाने के कारण, एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करने में एक अपोजिशन मिलता है, यानी विरोध का सामना करना पड़ता है। यही अपोजिशन फ्रिक्शन पैदा करता है। अब एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें फ्रिक्शन ऑन डिफरेंट सरफेस दिखाया गया है। अब जो हमने ऊपर एक्टिविटी की थी 5.3, उसको दोबारा से आप कीजिए, लेकिन इस बार उसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट टाइप की सरफेस पर रखकर उसको पुश करो, जैसे ग्लास पर, क्लॉथ, वुड और सिरेमिक टाइल्स और सैंड। अब ऑब्जर्व करो कि क्या ऑब्जेक्ट हर सरफेस पर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप होता है? क्या ऑब्जेक्ट सभी सरफेस पर सेम डिस्टेंस पर स्टॉप होता है? तो डिफरेंट सरफेस पर ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप होता है। इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस की नेचर पर डिपेंड करता है। यदि सरफेस ज़्यादा रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और यदि सरफेस ज़्यादा स्मूथ है तो फ्रिक्शन कंपैरेटिवली कम होगा। तो फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन रफ सरफेस, यानी रफ सरफेस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए रफ सरफेस पर मूविंग ऑब्जेक्ट जल्दी स्टॉप हो जाता है, जल्दी रुक जाता है, जबकि स्मूथ सरफेस पर वह कंपैरेटिवली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी एक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट सॉलिड सरफेस पर मूव करता हो? उन ऑब्जेक्ट का क्या जो लिक्विड या गैस के थ्रू भी मूव करते हैं, क्या उनमें फ्रिक्शन काम करता है? एयर, वाटर और दूसरे लिक्विड में भी के थ्रू मूव करने वाले ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। इसलिए एरोप्लेन, शिप्स, बोट और हाई स्पीड ट्रेन को ऐसी स्पेसिफिक शेप में डिजाइन किया जाता है, उनकी जो शेप रहती है वो ऐसी बनाई जाती है जिससे, ताकि उनके आसपास की जो हवा है या पानी के कारण फ्रिक्शन को कम किया जा सके, फ्रिक्शन ज़्यादा ना महसूस हो। इस प्रकार फ्रिक्शन केवल सॉलिड सरफेस पर ही नहीं बल्कि लिक्विड और गैस में भी मूव करने वाले ऑब्जेक्ट पर भी काम करता है।
यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है और एक लड़का कहता है कि क्या यह ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है वह हमेशा कांटेक्ट में हो। इसका आंसर है नहीं, कुछ फोर्स बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी एक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की। कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जिनका इफेक्ट तब भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है ही नहीं। ऐसे फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन यदि देखें तो ऐसे फोर्स जो ऑब्जेक्ट के बीच फिजिकल कांटेक्ट के बिना भी एक्ट करते हैं उन्हें हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब हम नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में समझते हैं। एक है मैग्नेटिक फोर्स। क्या आपने ग्रेड 6 क्यूरियोसिटी के चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट में पढ़ी हुई बातें याद हैं? हमने सीखा था कि एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जब दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो उनके जो पोल्स हैं उन पोल्स के आधार पर अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं उनके आधार पर अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। जब मैग्नेट के लाइक पोल्स एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, यानी साउथ को साउथ के पास, नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाया जाता है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी दूर करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन और साउथ साउथ ये दोनों रिपल्सन दिखाते हैं जब एक जैसे पोल्स एक दूसरे के पास लाए जाते हैं। जब मैग्नेट के अनलाइक पोल्स एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे नॉर्थ और साउथ को जब पास लाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस बुक के पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में सीखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ऑब्जेक्ट के बीच में होने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन भी पुश या पुल का ही एक रूप है, फॉर्म है। और हम जानते हैं कि पुश या पुल को फोर्स कहा जाता है। इसलिए मैग्नेट के बीच में होने वाला अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन भी एक प्रकार का फोर्स है। क्या आपको याद है कि एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल पर बिना कांटेक्ट में आए भी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है? इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फोर्स को एक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं होता। अब मैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए यहाँ हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए 2 रिंग मैग्नेट और वुडन स्टिक लो। वुडन स्टिक को एक वुडन टेबल पर वर्टिकल पोजीशन में रख दो। अब एक रिंग मैग्नेट को स्टिक में इंसर्ट कर दो जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब दूसरे रिंग मैग्नेट को पहले मैग्नेट के ऊपर इसी तरीके से इंसर्ट करो कि दोनों मैग्नेट के लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने हों। अब ऑब्जर्व करो, क्या सेकंड वाला मैग्नेट फर्स्ट मैग्नेट के ऊपर फ्लोट रहता है? अब सेकंड मैग्नेट को धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करो। क्या आपको उस पर कोई फोर्स फील होगा? अब दोनों मैग्नेट के पोल को रिवर्स कर दो। क्या सेकंड मैग्नेट अब भी मैग्नेट के ऊपर फ्लोट कर रही है? जब दोनों मैग्नेट के लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है। इसी रिपल्सन के कारण सेकंड मैग्नेट पहले मैग्नेट के ऊपर फ्लोटिंग करती है। जब पोल्स को रिवर्स करके अनलाइक पोल्स को आमने सामने किया जाता है तो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस एक्टिविटी से हम पता लगाते हैं कि एक मैग्नेट बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी दूसरी मैग्नेट पर फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट द्वारा किसी दूसरी मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल पर एक्सर्ट किए गए फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यानी एक मैग्नेट द्वारा दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल पर लगाया गया फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल पर डिस्टेंस से ही फोर्स एक्सर्ट कर देता है। इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट का फिजिकल कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं होता। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स एक प्रकार की नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि यह बिना फिजिकल कांटेक्ट के डिस्टेंस यानी एक दूरी से ही एक्ट कर सकती है। अब क्वेश्चन यह है कि क्या मैग्नेट फोर्स के अलावा भी ऐसे कुछ फोर्स हैं जो कुछ दूरी पर से ही काम कर देते हैं? ऐसे कुछ और दूसरे भी कांटेक्ट फोर्स हैं। जैसे एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अब हम पहले एक एक्टिविटी करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक को फोर्स को समझते हैं। इस एक्टिविटी के लिए एक प्लास्टिक स्केल या फिर प्लास्टिक स्ट्रॉ, पॉलीथीन का एक पीस और पेपर के छोटे छोटे पीस ले लो। प्लास्टिक स्केल या स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ विगरसली रब करो, यानी जल्दी से उसको रब करो। स्केल या स्ट्रॉ के जिस पार्ट को आप रब करते हैं उसे अपने हाथ या किसी मेटल ऑब्जेक्ट से टच न करें। अब रब्ड किए गए प्लास्टिक स्ट्रॉ या स्केल को टेबल पर रखे हुए छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के पास ले जाओ। ध्यान रखिए कि स्केल या स्ट्रॉ पेपर पीस को टच न करें, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब ऑब्जर्व करो कि क्या आपको कुछ सरप्राइजिंग दिखाई देता है। जब रब्ड प्लास्टिक स्केल या स्ट्रॉ को पेपर के छोटे छोटे पीस के पास लाया जाता है तो पेपर पीस स्केल या स्ट्रॉ की तरफ पुल होते हैं और उससे चिपक जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि ऐसा होता क्यों है। ये होता है स्टैटिक चार्ज की फॉर्मेशन की वजह से। जब कुछ पर्टिकुलर मटेरियल से बनी हुई दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है, घिसा जाता है, तो उनकी सरफेस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्ड अप हो जाते हैं। इन चार्ज को स्टैटिक चार्ज कहा जाता है क्योंकि ये चार्ज अपने आप मूव नहीं कर सकते। जिस ऑब्जेक्ट पर स्टैटिक चार्ज आ जाता है उसे चार्ज ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो स्टैटिक चार्ज जो है ऐसे इलेक्ट्रिकल चार्ज जो अपने आप मूव नहीं कर सकते, इनको हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। अब जो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए रब्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ यानी स्केल छोटे छोटे पेपर पीस को अट्रैक्ट करता है। चार्ज ऑब्जेक्ट पेपर पीस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और यह फोर्स तब भी काम करता है जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते। तो यह भी एक प्रकार का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब एक और एक्सपेरिमेंट की डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई ऑब्जेक्ट के साथ और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए दो बैलून और एक लंबा थ्रेड यानी धागा और एक वुडन क्लॉथ लेते हैं। दोनों बैलून को इन्फ्लेट के लिए कर लो और उनको फुला लो, उनके अंदर हवा भरो। अब उन्हें इस तरह से धागे की हेल्प से लटका दो कि वे एक दूसरे को टच ना करें, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अब दोनों बैलून को वूलन क्लॉथ से रब करो और उन्हें फिर छोड़ दो। ध्यान रखिए कि रब्ड बैलून को अपनी फिंगर से टच न करें। अब ऑब्जर्व करने पर क्या होता है कि दोनों बैलून एक दूसरे से दूर मूव करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों बैलून एक दूसरे को रिपेल कर रहे हों, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब उसी वूलन क्लॉथ जिसे बैलून को रब किया गया था उसे किसी एक रब्ड बैलून के पास ले जाओ। अब क्या होता है, हम देखते हैं कि बैलून और वूलन क्लॉथ एक दूसरे की तरफ मूव करने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हों। अब इन ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं। हमने देखा कि दोनों बैलून को सेम वे में चार्ज किया गया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों बैलून्स ने सिमिलर चार्ज एक्वायर्स किए हैं। अब दोनों सिमिलरली चार्ज बैलून को पास लाया गया तो उन्हें एक दूसरे को रिपेल कर दिया। इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिमिलर यानी लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब किया जाता है तो रबिंग ऑब्जेक्ट और रब्ड ऑब्जेक्ट दोनों चार्ज हो जाते हैं, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज एक्वायर करते हैं। इसी कारण रब्ड बैलून और वूलन क्लॉथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अनलाइक चार्ज जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। स्टैटिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं उसको देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या बनती है। किसी चार्ज बॉडी द्वारा किसी दूसरे चार्ज बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी पर एक्सर्ट किए गए फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह फोर्स बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी काम कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक प्रकार का नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट के बिना भी काम करती है। अब स्टैटिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करना शुरू कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, यानी मूविंग चार्ज के फ्लो को
इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। यही इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। यह करंट लैंप को ग्लो कर सकता है, हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। इस प्रकार स्टैटिक चार्ज जब स्टेशनरी होते हैं तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और जब चार्ज मूव करने लगते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाने लगते हैं। अब एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक सिंपल एक्टिविटी के थ्रू हम ग्रेविटेशनल फोर्स को पहले समझते हैं। पहले हम इससे एक एक्टिविटी करके देखते हैं। एक बॉल ले लो और उसे वर्टिकली यानी सीधे ऊपर की तरफ फेंको। ऑब्जर्व करो कि क्या बॉल वापस नीचे आती है। अब उसी बॉल को दोबारा ऊपर की तरफ फेंको, लेकिन इस बार थोड़ा हार्डर थ्रो करो, यानी थोड़ा जान लगा के ऊपर फेंको। क्या इस बार भी बॉल वापस ग्राउंड पर गिरती है? बॉल को चाहे कम फोर्स से ऊपर थ्रो करें या ज़्यादा फोर्स से, आखिर में वो वापस अर्थ पर ही आती है। अब अपने आसपास की ऐसी डिफरेंट सिचुएशन के बारे में सोचो जहां किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में ऊपर फेंकने पर आखिर वो ग्राउंड पर वापस आ जाती है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ऐसा क्यों होता है? वाई डू ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ? हम देखते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट्स आखिर में अर्थ की तरफ गिरते हैं। इसका मतलब है कि अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और पुल करती है। अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जिस फोर्स के कारण अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट या पुल करती है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ द्वारा एग्जर्ट किए गए ग्रेविटेशनल फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सिंपल भाषा में ग्रेविटी कहा जाता है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बराबर रहती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रकार की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्ट करने के लिए अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं होता, नेसेसरी नहीं होता। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रकार की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहती है। इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल करती है। यह मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कुछ अलग है। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपल्सन भी कर सकती है, और इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव दोनों हो सकती है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो वह ग्राउंड को टच करने से पहले स्ट्रेट वर्टिकल पाथ में डाउनवर्ड मूव करता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ऐसा अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है, ऊपर फेंका जाता है, तो उसकी मोशन को अलग अलग स्टेज में हम समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ऊपर जाते समय उसकी स्पीड धीरे धीरे घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट मोमेंटरीली स्टॉप हो जाता है, अचानक रुक जाता है, यानी वह बहुत थोड़ा समय के लिए टॉप पर रुकता है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। फिर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट वर्टिकल पाथ में डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। चेंज इन स्पीड ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन। जब ऊपर जाती है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। यह डिक्रीज तब तक होता है जब तक ऑब्जेक्ट टॉप पर पहुंचकर मोमेंटरीली स्टॉप नहीं हो जाता, यानी ऊपर जाने पर स्पीड जो है कम होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रुक जाता है। इसके बाद उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। जब यह ग्रेविटेशनल फोर्स से इन्फ्लुएंस के कारण होता है कि इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। अब ये वर्टिकल मोशन है क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव के कारण वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है तो उसकी इस मोशन को वर्टिकल मोशन कहते हैं। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वर्टिकली ऊपर या फिर नीचे मूव करता है तो इस प्रकार की मोशन को वर्टिकल मोशन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं
अर्थ द्वारा ऑब्जेक्ट की तरफ लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ग्रेविटी क्या है? अर्थ द्वारा एग्जर्ट किया गया ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर टॉपिक पढ़े हैं, इसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स माना है, और यह हमेशा अट्रैक्टिव होती है, और यदि अपवार्ड मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड घटती है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट जब वर्टिकली डायरेक्शन में मूव करता है, ऊपर या नीचे, तो उसे वर्टिकल मोशन कहते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वेट, इट्स मेजरमेंट। जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उसे उस ऑब्जेक्ट का वेट कहा जाता है। वेट यह पता लगाता है, यह मेजर करता है कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ द्वारा कितनी स्ट्रांगली, कितनी ताकत से वो खींचा जा रहा है। क्योंकि वेट एक फोर्स है, इसलिए इसे भी उसी यूनिट में मापा जाता है जिसे फोर्स को मेजर किया जाता है। इसलिए वेट की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। डज अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स। अब हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या अर्थ हर ऑब्जेक्ट को बराबर ताकत से खींचती है या नहीं। इसके लिए आप एक स्प्रिंग लो और उसमें डिफरेंट मास वाले ऑब्जेक्ट को लो, जैसे पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स या एक छोटा पत्थर। स्प्रिंग के एक एंड को किसी नेल से लटका दो, किसी कील से लटका दो, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब स्प्रिंग के दूसरे एंड से एक ऑब्जेक्ट को हैंग कीजिए, लटकाएं, और स्प्रिंग को ऑब्जर्व कीजिए जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। क्या स्प्रिंग स्ट्रेच होती है? अब दूसरे ऑब्जेक्ट को भी एक एक करके स्प्रिंग से लटकाओ और हर बार स्प्रिंग में होने वाले स्ट्रेच को नोटिस करो। क्या हर ऑब्जेक्ट के कारण स्प्रिंग में होने वाला स्ट्रेच समान होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से लटकाया जाता है तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। इसी फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ पुल होता है और स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाती है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के कारण स्प्रिंग में होने वाला स्ट्रेच भी अलग अलग होता है। इसका मतलब है कि अर्थ अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग फोर्स के साथ, अलग अलग ताकत के साथ अपनी तरफ खींचती है, इसलिए अलग अलग ऑब्जेक्ट का वेट भी अलग अलग होता है। अब क्वेश्चन है कि क्या हम स्प्रिंग का यूज किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए कर सकते हैं? इसी प्रिंसिपल का यूज स्प्रिंग बैलेंस में भी किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस एक सिंपल मशीन है जिसका यूज वेट यानी फोर्स को मापने के लिए किया जाता है। इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है जो एक एंड पर फिक्स होती है। स्प्रिंग के दूसरे एंड पर एक हुक लगा होता है, अटैच होता है हुक पकड़ने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इस हुक से हैंग करते हैं, लटकाते हैं, तो ऑब्जेक्ट के वेट के कारण स्प्रिंग जो है बढ़ने लगती है, स्ट्रेच करने लगती है। स्प्रिंग में होने वाला स्ट्रेच की अमाउंट से ऑब्जेक्ट का हम वेट का आइडिया लगा लेते हैं। जितनी ज़्यादा स्ट्रेच होगी उतना ज़्यादा वो उसका वेट होगा। स्प्रिंग बैलेंस पर एक स्केल लगा होता है। यह स्केल ऑब्जेक्ट के वेट यानी फोर्स को न्यूटन में शो करता है, इसलिए स्प्रिंग बैलेंस से वेट की रीडिंग न्यूटन में ही ली जाती है। अक्सर स्प्रिंग बैलेंस पर एक और स्केल भी होता है। यह स्केल कॉरस्पॉन्डिंग मास वैल्यू को यानी ग्राम में शो करता है, यानी स्प्रिंग बैलेंस पर वेट को न्यूटन में और मास को ग्राम में शो किया जाता है। वाई आर द मास वैल्यू मार्क ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस पर जो मास वैल्यू है उसको क्यों लिखा जाता है? स्प्रिंग बैलेंस पर मास की ये वैल्यू इस अजम्पशन के आधार पर मार्क की जाती है कि स्प्रिंग बैलेंस का यूज अर्थ पर किया जा रहा है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को नीचे की तरफ पुल करता है और स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो जाती है। इसलिए स्प्रिंग बैलेंस पर दिए गए कॉरस्पॉन्डिंग मास वैल्यू अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ध्यान में रखकर कैलिब्रेटेड किए जाते हैं, यानी उस पर लिखे जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। वेट, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है उसे वेट कहते हैं, और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अर्थ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, और इस प्रकार उनका वेट भी अलग अलग हो सकता है। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसी मशीन है जिसका यूज किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए किया जाता है।
यह ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से लटकाने पर उसके वेट के कारण स्प्रिंग स्ट्रेच होती है। जितना ज़्यादा वेट इतनी ज़्यादा स्ट्रेच होगी। स्प्रिंग बैलेंस पर वेट को न्यूटन और कॉरस्पॉन्डिंग मास को ग्राम में शो किया जाता है। मीजरिंग वेट यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। अब सीखते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस का यूज करके वेट कैसे मापा जाता है। लेकिन इससे पहले हमें स्प्रिंग बैलेंस से फैमिलियर होना ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने थर्मोमीटर के बारे में समझा था। अब स्प्रिंग बैलेंस से जुड़ी हुई एक एक्टिविटी यहाँ पर हम करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस को यहाँ सावधानी से यानी केयरफुली देखिए। सबसे पहले पता कीजिए कि यह मैक्सिमम कितना वेट मीजर कर सकता है। यह स्प्रिंग बैलेंस मैक्सिमम 10 न्यूटन तक वेट मीजर कर सकता है। इसलिए इस स्प्रिंग बैलेंस की स्केल की रेंज जो है 0 से लेकर 10 न्यूटन है। यानी यह स्प्रिंग बैलेंस 0 न्यूटन से 10 न्यूटन का वेट मीजर कर सकता है। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू मीजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस ये पता लगाते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि इस स्प्रिंग बैलेंस द्वारा वेट की सबसे छोटी यूनिट वैल्यू कितनी मीजर की जा सकती है। जैसा कि पिक्चर में दिया गया है, स्प्रिंग बैलेंस को केयरफुली देखिए और नीचे इंफॉर्मेशन को नोट करते रहिए। व्हाट इज द वेट डिफरेंस बिटवीन टू बिगर मार्क्स। 0 और 1 न्यूटन के बीच या फिर 1 न्यूटन और 2 न्यूटन के बीच वेट का डिफरेंस 1 न्यूटन है। इसलिए डिफरेंस बिटवीन टू बिगर मार्क्स 1 न्यूटन। अब देखिए कि इन 2 बिगर मार्क्स के बीच में कितने स्मॉल डिवीजन्स दिए गए हैं। अब दोनों बिगर मार्क के बीच में 5 डिवीजन है, इसलिए नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन 5। अब हम कैलकुलेट करना है कि 1 स्मॉल डिवीजन कितना वेट इंडिकेट करता है। वैल्यू ऑफ स्मॉल डिवीजन बराबर होता है डिफरेंस बिटवीन टू बिगर मार्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन। इसलिए वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल डिवीजन बराबर रहता है 1 न्यूटन डिवाइडेड स्मॉलेस्ट वैल्यू मीजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट 0.2 न्यूटन आती है। इसे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी कहा जाता है। स्मॉलेस्ट वैल्यू या फिर लीस्ट काउंट जो कितना है 0.2 न्यूटन है। अब इसी मेथड का यूज करके आपके पास दिए गए स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मीजर की जाने वाली स्मॉलेस्ट वैल्यू का वेट कैलकुलेट करते हैं। आपकी स्कूल लाइब्रेरी में ऐसे स्प्रिंग बैलेंस हो सकते हैं जिनकी रेंज और स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी स्प्रिंग बैलेंस या दूसरे मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करने से पहले उसे केयरफुली ऑब्जर्व करना हमेशा ज़रूरी होता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट की रेंज और स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू चेक करनी होती है। अब सीखते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से ऑब्जेक्ट का वेट कैसे मापा जाता है। एक एक्टिविटी के माध्यम से हम यह सीखते हैं। एक स्प्रिंग बैलेंस और कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लो। ध्यान रखिए कि जिन ऑब्जेक्ट का वेट आप मापना चाहते हैं वे स्प्रिंग बैलेंस और मीजर किए जाने वाले मैक्सिमम वेट से हैवियर नहीं होने चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट का वेट स्प्रिंग बैलेंस की मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा है तो स्प्रिंग बैलेंस डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट को एक एक करके स्प्रिंग बैलेंस के हुक से लटका दो, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। हर ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करने के बाद स्प्रिंग बैलेंस की वेट स्केल को ध्यान से रीड करो। अब ऑब्जर्वेशन को अपनी टेबल में रिकॉर्ड कर लो। किसी ऑब्जेक्ट की मास को इनडायरेक्टली भी मापा जा सकता है। इसके 2 मेथड हैं स्प्रिंग बैलेंस का यूज करके। किसी ऑब्जेक्ट का वेट स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करके उसकी मास इनडायरेक्टली डिटरमाइन की जा सकती है। यूजिंग ए बीम बैलेंस, किसी ऑब्जेक्ट के वेट को नॉन मास, जिसका मास हमें पता है, उस ऑब्जेक्ट के वेट से कंपेयर करके भी मास पता लगाया जा सकता है। इसके लिए बीम बैलेंस का यूज किया जाता है। अब क्या किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर लगभग हर जगह सेम रहता है? इसलिए प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम किसी ऑब्जेक्ट को वेट करके उसकी मास फाइंड करना एक्सेप्टेबल माना जाता है। यानी एवरीडे मेजरमेंट में हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करके उसकी मास डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। स्प्रिंग बैलेंस का यूज वेट मेजर करने के लिए किया जाता है। इसकी जो रेंज है इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर की जाने वाली मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक की लिमिट उसकी रेंज कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 0 से 10 न्यूटन। डिफरेंस बिटवीन 2 बिगर मार्क्स
होता है 1 न्यूटन और नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन 5। वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल डिवीजन रहता है 0.2 न्यूटन, इसलिए स्मॉलेस्ट मेजरिंग जो वैल्यू है वो 0.2 न्यूटन है। स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते समय ऑब्जेक्ट का वेट उसकी मैक्सिमम मेजरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना स्प्रिंग बैलेंस डैमेज हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट की मास को उसकी वेट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिटरमाइन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि हमने क्यूरियोसिटी जो 6th क्लास की है उसमें मटेरियल अराउंड अस में सीखा था कि मास किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद मैटर की अमाउंट होती है। मास को ग्राम या फिर किलोग्राम में मापा जाता है। किसी ऑब्जेक्ट की मास हर प्लेस पर सेम रहती है, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ पर एक जगह से दूसरी जगह पर यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाएं तो उसका मास चेंज नहीं होगा। दूसरी तरफ वेट एक तरीके की ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे अर्थ या किसी दूसरे ग्रह यानी प्लेनेट किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ वो खींचती है, पुल करती है। जो मास है वो अमाउंट ऑफ मैटर है, लेकिन वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। अब अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक जगह से दूसरे जगह पर थोड़ा चेंज हो सकता है। क्या वेट रिमेन सेम एवरीवेयर? क्या हर जगह वेट सेम रहता है? अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक जगह से दूसरी जगह पर यदि तुलना करके देखें तो थोड़ा अलग हो सकता है। इसके अलावा अलग अलग प्लैनेट्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अलग अलग हो सकता है, इसलिए किसी ऑब्जेक्ट का वेट डिफरेंट प्लेस पर या डिफरेंट प्लैनेट्स पर चेंज हो सकता है, लेकिन उसका मास जो है वो चेंज नहीं होता। मास हर एक जगह सेम रहता है और वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। दी गई टेबल यह बताती है कि इलस्ट्रेट करती है कि किसी ऑब्जेक्ट की मास सेम रहती है लेकिन उसका वेट अर्थ, मून और दूसरे प्लैनेट पर अलग अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ, मून और अलग अलग प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलग अलग होता है, इसलिए सेम ऑब्जेक्ट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होगा और कॉन्सिक्वेंटली उसका वेट भी अलग होगा। लेकिन उस ऑब्जेक्ट में मौजूद मैटर की जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होती, इसलिए उसका जो मास है वो सेम रहता है। जैसा कि इस टेबल में बताया गया है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट सभी प्लैनेट्स पर 1 किलोग्राम है, लेकिन वेट जो है वो सभी में अलग अलग है। एक में अर्थ पर 10 और मून पर 1.6 न्यूटन, मार्स पर 3.8 न्यूटन है, वीनस पर 9 न्यूटन है और जुपिटर पर 25.4 न्यूटन है। ये डिफरेंस ग्रेविटेशनल फोर्स के डिफरेंस के कारण आता है। हमारी एवरीडे लाइफ में स्पेशली उन गुड्स के लिए, उन सामान के लिए जिन्हें हम कॉमनली यूज करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद अमाउंट ऑफ मैटर यानी उसकी मास में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हम जनरली इस बात में कम इंटरेस्टेड होते हैं कि अर्थ पर ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट अप्लाई कर रही है। लेकिन एवरीडे लैंग्वेज में एक कॉमन प्रैक्टिस है, हम मास की यूनिट जैसे किलोग्राम या फिर ग्राम यूज करते हैं, लेकिन टर्म मास की जगह हम अक्सर वेट बोल देते हैं। अक्सर हम कह देते हैं कि जैसे एक गेहूं का बैग है, व्हीट बैग, उसका वेट 10 किलोग्राम है, लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है, क्योंकि किलोग्राम जो है मास की यूनिट है, वेट की नहीं। साइंटिफिकली हमें कहना चाहिए कि मास ऑफ द व्हीट बैग इज 10 किलोग्राम, क्योंकि मास जो है वो ग्राम या किलोग्राम में और वेट न्यूटन में मापा जाता है। एवरीडे लैंग्वेज में हम केयरफुली मास और वेट टर्म एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक यूज में यह सही नहीं है। साइंस में हमेशा करेक्ट टर्म के साथ करेक्ट यूनिट का यूज होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, तैरना और डूबना। जब आप वाटर से भरी हुई बकेट यानी बाल्टी से मग की सहायता से वाटर को बाहर निकालते हैं, तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब मग वाटर के अंदर होता है तो वह अपने आप को कंपैरेटिवली लाइटर फील होता है, मतलब हल्का फील होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर में एक लड़की वो कहती है कि यदि हम कुछ ऑब्जेक्ट को वाटर पर रखते हैं तो उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट यानी तैरते हैं, जबकि कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स नीचे बॉटम तक सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स सभी ऑब्जेक्ट पर
एक्ट कर रहा है, तो फिर सभी ऑब्जेक्ट्स वाटर के बॉटम पर ही क्यों गिर जाते हैं? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें फ्लोटिंग और सिंकिंग कंसेप्ट को जो समझने में हेल्प करता है। यहाँ पर एक नई फोर्स निकल के आती है जिसे हम अपथ्रस्ट या बायोवेंट फोर्स कहते हैं, और एक एक्टिविटी के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक एम्प्टी बोतल लो और उसके लिड को, ढक्कन को टाइटली क्लोज कर दो। इसके साथ एक वाटर से भरी हुई बकेट ले लो। अब बोतल को वाटर के अंदर पुश करो, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। क्या आपको बोतल पर एक अपवार्ड फोर्स फील होता है? इस बोतल को रियलाइज करो। क्या बोतल बाउंस होकर वापस आ जाती है? आपको बोतल को वाटर में पुश करते समय एक अपवार्ड फोर्स फील हुआ होगा। जब बोतल को रिलीज किया जाता है तो वह बाउंस करके वाटर को सरफेस पर ले आती है। इससे पता चलता है कि वाटर बोतल पर अपवार्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है। वास्तव में केवल वाटर ही नहीं बल्कि सभी लिक्विड्स ऑब्जेक्ट पर इसी तरीके का अपवार्ड फोर्स अप्लाई लगाते हैं, और ये फोर्स है अपथ्रस्ट या बायोवेंट फोर्स। यानी किसी लिक्विड द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर अपवार्ड डायरेक्शन में अप्लाई किए गए फोर्स को अपथ्रस्ट या फिर बायोवेंट फोर्स कहा जाता है। यदि डेफिनेशन देखें कि किसी लिक्विड के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट पर लिक्विड द्वारा लगाया गया ऊपर की डायरेक्शन का फोर्स अपथ्रस्ट या बायोवेंट फोर्स कहलाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में रखा जाता है तो उस पर मेनली दो तरीके के फोर्स काम करते हैं। एक होता है डाउनवर्ड फोर्स, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अर्थ के सरफेस के कारण ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, यानी अर्थ ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है। और एक रहता है जो उसके अपोजिट काम करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी उसे कहते हैं बायोवेंट फोर्स। लिक्विड पर ऑब्जेक्ट पर बायोवेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड और बायोवेंट फोर्स जो है वो अपवर्ड। अब ये ऑब्जेक्ट सिंक कब हो जाते हैं, डूब कब जाते हैं? यदि ऑब्जेक्ट पर काम करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बायोवेंट फोर्स से बड़ा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ऑब्जेक्ट लिक्विड में सिंक हो जाता है, डूब जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन बायोवेंट फोर्स, देन ऑब्जेक्ट सिंक्स। स्मॉलेस्ट वैल्यू, यदि ऑब्जेक्ट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और बायोवेंट फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट करता है, तैरता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इफ इज इक्वल टू बायोवेंट फोर्स देन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। अब बायोवेंट फोर्स कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लिक्विड की डेंसिटी। इसका मतलब है कि लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले बायोवेंट फोर्स को प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। आप डेंसिटी के बारे में बुक के और दूसरे चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। तैरने और डूबने से संबंधित कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे, उनमें से एक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक फेमस ग्रीक के साइंटिस्ट थे। उन्होंने डिस्कवर किया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में फुली या फिर पार्शियली इमर्स किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट पर एक अपवार्ड फोर्स काम करता है। यह अपवार्ड फोर्स उस लिक्विड के वेट के इक्वल होता है जिसे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है। इसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और सिंकिंग, यदि ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्लेस किया गया लिक्विड का वेट ऑब्जेक्ट के वेट से कम हो तो ऑब्जेक्ट लिक्विड में सिंक हो जाता है। यानी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इफ इज लेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट विल सिंक। अब यदि ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्लेस किया गया लिक्विड का वेट ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है तो ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट करेगा। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। अब कुछ ऐसे रॉक्स भी हैं जो वाटर पर फ्लोट करते हैं, कुछ चट्टान ऐसी हैं जो वाटर पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। ऐसी ही एक रॉक है प्यूमिस। प्यूमिस एक स्पेशल टाइप की चट्टान है जो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान बनी होती है। यह लावा जिसमें बहुत सारी गैस, वाटर वेपर्स होते हैं, बहुत जल्दी कूल होता है और इसके अंदर गैस के छोटे छोटे बबल्स भी ट्रैप हो जाते हैं, छोटे वो फंस जाते हैं। इन ट्रैप्ड गैस बबल के कारण एक लाइट और एक पोरस रॉक बनती है, चट्टान बनती है जिसमें पोर रहते हैं। इस रॉक के अंदर बहुत छोटे छोटे एयर पॉकेट्स मौजूद होते हैं और इसी कारण प्यूमिस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम हो जाती है और इसलिए प्यूमिस वाटर में सिंक होने की बजाय वाटर की सरफेस पर फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।